नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं राम नाम की। कहते हैं ना कि भाई राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, और प्राण छूटे ऐसे जा रहे हैं कि अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राम नाम लें या ना लें। तो हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो भाई ये राम नाम लें या ना लें, ये जो एक दुविधा है, इस दुविधा में जो एक और पुरानी कहावत है साथ में ना कि साहब की दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम। तो हमारा जो इंडी अलायंस है और हमारे जो लिबरल तत्व हैं तथाकथित, वैसे तो लिबरल का मतलब इलिबरल ही होता है, तो उनका ये यही स्थिति हो रही है कि भाई राम का नाम ले नहीं सकते, और राम का नाम लिए बिना आजकल माया भी नहीं मिल रही है। तो क्या करें, बताइए आप। देखिए, माया तो चुप है। सबसे बढ़िया स्टैंड तो माया ने लिया है। कि इस पे कुछ बोला मत जाए। तो माया का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और उनके साथ जो उनके भतीजे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई यार, हम तो यदुवंशी हैं और हमारे यहाँ तो हमें तो जब भगवान बुलाते हैं हम तो तब जाते हैं। तो हमें जब रामचंद्र जी बुलाएंगे, भगवान राम बुलाएंगे, हम तो उस समय जाएंगे। तो उन्होंने ये कह के इससे पिंड छुड़ा लिया है अपना। लेकिन मैं संजय जी एक जनरल परसेप्शन की बात बताऊं आपको। मैंने इस पे बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं पिछले 2-3 दिन में, जो राम मंदिर को जो विपक्ष वाला मामला है। और आपको पता ही है कि जो आपने लिबरल्स की बात करी है, सारे लिबरल्स इस बात से बहुत परेशान हैं कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। कांग्रेस को वहां जाना चाहिए और बड़े जाना चाहिए। परेशान हैं। जी बिल्कुल, डिबेट कर रहे हैं। आप देखिए अपने आपके ये असत्य हिंदी वाले आशुतोष, इनकी डिबेट्स हाँ, देख लीजिए आप पिछले 4 दिन की। वो उसी पर फोकस कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है आत्महत्या कर रहा है, कांग्रेस राम मंदिर के उससे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। इन्हें ये लग रहा है कि भाई यहाँ जरूर जाना चाहिए। और इन्हीं के चैनल्स पे मैंने कुछ मुस्लिम नेता भी देखे और प्रवक्ता देखे, पत्रकार भी हैं कुछ मुस्लिम जो अक्सर इनके चैनल्स पे आते हैं। जनरल ओपिनियन ये है कि देश का मुसलमान, सारा मुसलमान ये चाहता है कि भाई कांग्रेस या जो भी विपक्ष के नेता हैं जाएं राम मंदिर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? दरअसल उसके पीछे सोच ये है कि देश का मुसलमान भी जो है ये चाहता है कि किसी भी तरह मोदी को हटाया जाए। और वो जाते हैं, वो जानते हैं कि केवल मुसलमानों के वोट से ये संभव नहीं है। मुद्दा तभी बनेगा, बातें तभी निकल के सामने आएंगी कि सभी लोग वोट दें। और अगर कांग्रेस को नुकसान होता है कि कांग्रेस अगर इस पे नहीं जाती है या विपक्ष के और लोग नहीं जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो उस समय मैसेज ये चला जाएगा ये केवल मुसलमानों की वजह से नहीं गए। और मुसलमान ये एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। मैंने किसी भी मुस्लिम प्रवक्ता को, वक्ता को किसी भी चैनल पर ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई राम मंदिर पे नहीं जाना चाहिए कांग्रेस को। या तो ये कह रहे हैं लोग कि भाई स्टैंड लें तो जल्दी ले लें, और अगर समय ले रहे हैं तो जाना चाहिए। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई ऐतराज नहीं कर रहे हैं इसमें। समझिए आप, मतलब उन्हें पता है, अब वो आपने जानते हैं देखिए। कि मोदी को अगर हटाना है, देखिए मोदी को हटाना है तो वो योगी जी ने कहा था 80-20 की लड़ाई है पिछली बार विधानसभा चुनाव में। तो 20 नहीं हटा सकते। वो जो 80 है उनमें से भी आपको 10-20% इधर लाने पड़ेंगे, तभी तो आप हटा पाएंगे। और ये बात मुसलमान भी जानते हैं। तो ये बिनाहक परेशान है सब लोग कि वहां पे चले जाने से मुस्लिम वोट हमें वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि मुसलमान इस वजह से कि कांग्रेस का कोई नेता या विपक्ष का कोई नेता वहां चला गया, इस वजह से वो वोट नहीं देंगे राम मंदिर पे, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इनको डर है ओवैसी जैसे लोगों से, जो कि इसको मुद्दा बना के और हाँ। पोलराइज कर लेंगे मुसलमानों को। उनको कहेंगे कि ये देखो, जैसे अभी कल जो ओवैसी ने जिस तरह का बयान दिया, ए नौजवानों अपनी मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारी मस्जिद तुमसे छीन ली गई, इस तरह की जो बातें जो करके, हाँ। तो ये इनको इसमें डर लगता है कि यार ये जो है ना, ये आखिरकार है तो मुसलमान ही।
तो ये कल को जो है वो ओवैसी की तरफ ना खिसक जाए या किसी इस तरह के और हार्डलाइनर की तरफ ना खिसक जाए। तो वो जो इन्हें संजय वोटों जी एक दूसरे से भी खतरा है, एक दूसरे से भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना एक हो दूसरे से कांग्रेस भी चली, खतरा कांग्रेस एक दूसरे से भी खतरा है, पता लगा कि कांग्रेस चली गई तो उधर ममता बनर्जी ने इशू बना दिया या कोई और दूसरे ऐसे बना लें, दूसरे राज्यों में बना लें और लोग कि भाई देखिए ये तो वहां चले गए, या लेफ्ट वाले, देखिए लेफ्ट वाले तो इसमें सबसे सेफ हैं, लेफ्ट वाले उन्होंने चिट्ठी गई और तुरंत मना कर दिया सीताराम येचुरी ने कि भाई हम नहीं आते, है। हमने उनका तो कोई इशू ही नहीं है, देखिए हाँ केरला के अलावा उनकी कोई स्टेक नहीं है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें पता है कि इससे कुछ होने नहीं वाला, उन्हें ना कोई लाभ है ना इससे वो नुकसान है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। और देखिए देखिए संजय जी, थिंक टैंक की भी बात होती है, हर पार्टी में थिंक टैंक होते हैं जो आगे की चीजें सोचते हैं। इंडिया अलायंस में भी जितनी पार्टियां हैं सबके थिंक टैंक हैं अपने अपने, उनमें 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पे सोचते हैं। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि भाई इस पे अगर हमें बुलावा आया तो हमें इस पे क्या स्टैंड लेना है। इस पे पहले विचार करके रखना चाहिए था कि ये परिस्थिति भी तो सामने आएगी, थोड़ी सी दूरगामी सोच रखनी चाहिए थी। या और कुछ नहीं तो इंडिया अलायंस की जो पिछली बैठक थी दिल्ली वाली, उसमें आप आपस में बात कर लेते भाई राम मंदिर पे क्या स्टैंड लेना है सबको। कोई थिंक टैंक इनका काम नहीं कर रहा है, कोई दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा है, इसलिए इनकी ना कोई टीम बन पा रही है, ना सीट शेयरिंग की बात आगे बढ़ पा रही है, कोई माहौल नहीं बन पा रहा है। इसलिए यही वजह है, और ये सबसे बड़ा एक कारण बनने जा रही है। देखिए इस पे इंडिया अलायंस की कायदे से ये अग्नि परीक्षा बन गया है ये मुद्दा, कि इस पे कौन क्या स्टैंड लेता है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चैनल को थोड़ा बहुत आप जो पत्रम पुष्पम से सहायता कर सकते हैं वो भी करें, और हमारे आपणा स्टोर में जाकर आप अन्य वस्तुओं के साथ साथ ये पुस्तक भी क्रय कर सकते हैं। ये पुस्तक इस समय अमेज़न पे बिल्कुल टॉप पे चल रही है, नंबर 1 बेस्ट सेलर भी है। और एक बात और बता दें आपको, इंटरनेशनल जो अमेज़न है यानी amazon.com, उस पे भी नंबर 1 न्यू रिलीज़ में चल रही है। तो बधाई हो आपको इसके लिए, धमाका है धन्यवाद। वास्तव में। देखिए हमने तो आपसे कहा था कि हमारे एक पब्लिशर मित्र हैं वो इस किताब को छापना चाहते हैं लेकिन आपके पब्लिशर ने मना कर दिया भाई इतनी हॉट सेलिंग बुक को कौन छोड़ना चाहेगा अपने हाथ से सही बात है। तो अब इसमें तरह-तरह की और बातें देखने में आ रही हैं, और जो है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो पागलपने की हद तक आगे चले जा रहे हैं। जैसे आरजेडी के एक फतेह किसी बहादुर, सांसद ने नहीं कुछ, एमएलए है फतेह बहादुर। हाँ, एमएलए फतेह बहादुर सिंह, हम्म, वो बातें कर रहा है, पोस्टर लगा रहा है, मानसिक गुलामी। और हाँ आपके सावित्रीबाई फुले की बातें कर रहा है। अब ये सबको पता है कि भाई सावित्रीबाई फुले और जो ज्योतिबा फुले जो थे, वो पूरी तरह से जो चर्च का नैरेटिव है सनातन धर्म के बारे में, वही नैरेटिव उनका था। हम्म, कई लोग आरोप लगाते हैं, हालाँकि इस पे भी विवाद है, लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि भई वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे या क्रिप्टो क्रिश्चियन थे, क्योंकि उनका सारा नैरेटिव जो था, वो चर्च वाला ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंग्रेज़ जो थे उन्होंने ये जितने भी आप ये देखिए, बल्कि जितने भी लोग महान बने हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने ऑनर किया है, वो सब वही हुए हैं जो भारतीय समाज में जिन्होंने विभेद फैलाने का काम किया है। बिल्कुल उन्हीं को अंग्रेज़ों ने अधिकतर आगे बढ़ाया है। जितने भी अरे राय संजय बहादुर जी, थे, दीवान जितने भी बहादुर सर थे, और राय बहादुर थे वो तो सारे वही लोग थे बिल्कुल, उनके। वो तो उनके हाँ, एजेंट ही हुआ करते थे पूरी हमारे तरह इधर से। यूपी में तो बड़ी बड़ी शुगर मिले हैं, सर गुजरमल मोदी और ये सब लोग अंग्रेजों के ही पिट्ठू थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, और बल्कि आपके जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने थे, वो भी उनके हम्म, कृपा पात्र थे। बिल्कुल तो अब वो सावित्रीबाई फुले का बिहार में पोस्टर लगा के वो करने का आरजेडी क्या करना चाहती है? मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो इसी बहाने जो है कांग्रेस को कॉर्नर करना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को करना चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस देखें इस पे क्या करती है। देखिए संजय जी, आरजेडी वाला कुछ करता है इस पे मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब संजय राउत जैसा आदमी, शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती रही और जिसका आधार ही, मेरा तो मानना है कि
ठाकरे साहब ने जो है इसका गठन ही उसी आधार पर किया था, छत्रपति शिवाजी के और भगवान राम, वो आंदोलन में शिवसेना पूरी एक्टिव रही थी शुरू से ही। संजय राउत जब ये बयान देते हैं कि साहब अब तो पीएमओ जो है अयोध्या से ही चलेगा, तो बड़े भाई तुम्हें क्या दिक्कत है पीएमओ अयोध्या से चल रहा है, तो कि पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, इस तरह की बातें कहते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आरजेडी वालों से क्या उम्मीद करें? देखिए, आपने अभी सावित्रीबाई फुले और ये सब इन चीजों की जो जिक्र किया, आज भी तो वही हो रहा है। आरजेडी वालों ने ले देकर आरजेडी में बुद्धि के नाम पे, जिसे कहते हैं ना दिमाग के नाम पे, एक मनोज झा है ले दे के, जो राज्यसभा में बोलता रहता है, डीयू का प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो लोग बड़ा कहते हैं कि साहब आरजेडी का बहुत बेहतरीन प्रवक्ता है, और ये मैं कई बार देखा हूं, ये लल्लन टॉप वाले अक्सर कहते हैं कि अरे गजब बोलते हैं साहब, वो तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब वो देखिए कि वो अपने आरजेडी के उस जो कह रहा है कि राम मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, उसको जस्टिफाई करने के लिए मीडिया से कल बात कर रहे थे मनोज झा, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो राम मंदिर को राम को अपनी आस्तीन में नहीं अपने दिल में रखता हूं, और ये जो है मेरी निजी आस्था का प्रतीक है, और मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। तो भाषा वो कैसी बोल रहे हैं, वही सीताराम येचुरी वाली, जो सीताराम येचुरी ने कहा कि ये मेरी निजी जो आस्था है उसका मुद्दा है, और मैं जैसे चाहूं वहां पूजा करूं, जिस तरह से चाहूं पूजा करूं। और मनोज झा का आप अगर वो वीडियो देखेंगे संजय जी, 2.5-3 मिनट का मैं देख रहा था, ANI पे पड़ा हुआ था, उसमें कहा है कि यार मंदिर पे हमारे लालू जी से ज्यादा कौन ज्यादा आपको बता सकता है। ये कह रहे कि मंदिर और मस्जिद के बारे में हमारे लालू जी से ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होगी, आप हमें मत सिखाएं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग बात। हाँ, लालू जी ने तो रथ यात्रा रुकवाई थी आडवाणी जी जी की। उन उन्होंने बहुत बड़ा फेवर किया था हम्म, भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, बल्कि उन्होंने और मुलायम सिंह ने और लालू ने, दो ने तो सारे काम किया इनका, भाजपा वालों का। मुलायम सिंह और लालू के कारण ही भाजपा आज उस स्थान पर है जहां पर है। जी, कांग्रेस के लोग और तो ये कहते हैं कि ये लालू, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव, ये इन तीन लोगों की वजह से भाजपा जैसी राक्षसी पार्टी आज इस मुकाम पे पहुंची है। राक्षसी पार्टी शब्द इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के लिए। लालू, मुलायम और तीसरा किसका होता है? वीपी सिंह, वो मंडल हाँ। कमंडल वाला, वो बात तो सही कहा उन्होंने, एक तरह से सही भी है, शुरुआत तो वहीं से हुई। वो अपने अलायंस में लिया और फिर 2-4 सीट जीत के आए, फिर जैसे भी उनका सहयोग रहा, फिर उसके बाद ही तो बीजेपी ने स्टैंड कर लिया, फिर तो खड़ी हो गई बीजेपी, फिर तो राम मंदिर आंदोलन 2 साल बाद शुरू हो गया। तो बात तो सही है उनकी। बल्कि आपको बताएं, यहाँ पर जो चर्चा होती है राजनीतिक हलकों में, जो राजस्थान में चर्चा होती है कि जब पहले जो उस समय 92 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया, तो उसके बाद जो सरकारें जिनको बर्खास्त किया जा रहा था, उसमें राजस्थान की सरकार नहीं थी। तो भैरव सिंह जी जो थे वो बड़े दूरदृष्टा थे, उन्होंने ये कहलवाया कि भाई नरसिम्हा राव हमें भी सिंह तो बर्खास्त अच्छी करो, थी, भाई हमें भी हमें बर्खास्त करो, अलग, हमें भी करो तुम। और सब जगह हार गए। और सब जगह हार गए थे संजय जी, 4 के 4 स्टेट हार गए थे उसमें, जहां जहां सरकारें बर्खास्त हुई थी, फिर बीजेपी आई नहीं वहां लौट के। ना बीजेपी राजस्थान में आई थी ना वापस। अच्छा, राजस्थान में आई, लेकिन ये यूपी वगैरह ये तो सब हार गए थे, ये जहां मेन हुआ था देखिए, घटनाक्रम। हारे तो कहीं भी नहीं थे। यूपी का भी लोग जो विश्लेषण करते हैं, यूपी का जो मैंने उस चुनाव का विश्लेषण किया है 92 वाले का, 93 में जो हुए थे चुनाव, 93 वाला। 93 वाले, तो वो इन लोगों का जो पैचअप हो गया था उसके कारण इनकी सीटें कम आई थी, इनका वोट शेयर बढ़ा था। वो जो चुनाव हुए थे 93 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद, तो बीजेपी का वोट शेयर उसमें बढ़ा था। लेकिन चूंकि उस समय बीएसपी और ये साथ साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए उनकी सीटें जो थी वो हाँ, मुलायम और इतनी, ये मिलके लड़े थे। हाँ, सही बात। इनकी सीटें कम हो गई थी। बीजेपी की 176 सीटें आई थी, याद हाँ कीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो 176 सीटें आई थी, जो कि चुनाव से पहले उस समय 222 आई थी, तो 222 से 176 हो गई थी। उसका कारण वोट कम नहीं हुआ था, वोट में
वोट प्रतिशत बढ़ा था, सीटें कम हो गई थी क्योंकि मायावती ने और मुलायम ने समझौता कर लिया था। तो उत्तर प्रदेश का तो ये हुआ था। मध्य प्रदेश में जरूर वो आ गया था, वो दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में दिग्विजय आ गया था। और हिमाचल में तो हिंदुत्व कभी मुद्दा रहा ही नहीं है, और बिल्कुल उसका नहीं। कारण ये है कि वहाँ मुसलमान नहीं है। हाँ, वो अब आपने देखा नहीं उनका सुखविंदर सिंह सिक्खू का बयान कितना बढ़िया आया है। सारा सबसे बढ़िया बयान तो उसने ही दिया है। उसने तो ये कहा है कि बिल्कुल जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे राम मंदिर में, हमें हमें तो बुलावा नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स को तो बुलावा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब समय मिलेगा हम भी जाएंगे, और हमारे आदर्श हैं हमारे, और उनकी हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है, ये है फलाना है। उन्होंने तो इस तरह की बात कही है। सही कह रहे हैं आपके, वहां कोई मुद्दा ही नहीं है इस तरह का, ना उन्हें डर है ना भय है इस तरह का कि कोई कुछ कह गया हमें। एग्जैक्टली वहाँ तो आप देखिए कि जो आपके वीरभद्र सिंह, जो वहाँ बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे ख्याल से 4-5 बार उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 तो बार रहे हैं। सबसे पहले ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ है वो वही लेके आए थे। हिमाचल में उन्होंने एंटी कन्वर्शन लॉ लागू कराया, और पूरी तरह से वो जो है एक प्रकार से सनातनी सरकार चलाते रहे थे। उनका बहुत प्रभाव है वहाँ पर, विशेषकर जो शिमला वाला क्षेत्र है उसमें तो बहुत ही प्रभाव है। तो वो एक वहाँ का सिस्टम अलग है, और इसीलिए देखिए इस बार भी वहाँ पर भी ये मुद्दे कोई और नहीं चले। वहाँ पे भी सरकार की परफॉर्मेंस ही चर्चा में थी, जिसके कारण हार जीत हुई। वहाँ तो बीजेपी की आपस की खटपट भी थी, वो भी मामला था। लोग आपस की कहते रहे खटपट भी। ओपीएस, लेकिन मैं नहीं मानता कि ओपीएस का इतना प्रभाव था कुछ खास। हाँ, वो तो आपका धूमल ग्रुप और हाँ जयराम ठाकुर ग्रुप या नड्डा ग्रुप जो एक दूसरे को हराने में हाँ, लगे हुए थे। ये ज्यादा कहानी थी इनकी। तो इसमें संजय जी मैं ये बात कर रहा था कि कुछ लोगों के बयान ऐसे भी आए हैं, ये जो विपक्ष वाले हैं, वो कोई कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने लिखा कि ये पुलवामा जैसा स्टंट है। और देखिए, मैं आप लोगों का आज एक ट्वीट भी देख रहा था, जयपुर डायलॉग का एक ट्वीट आया था तो राम मंदिर को लेके कि वो सबा नकवी ने कहा है कि ये बकवास है, जिसमें नुपुर शर्मा ने जो है अरे केवल कि एक साहब, गाजा की बात नहीं कर रहे लोग। उसके लिए हाँ, तो गाजा ही इम्पोर्टेंट है। और नुपुर शर्मा जो लिखी हुई बात है उसको जब कह देती हैं तो इंटरनेशनल एजेंडा बन जाता है। सबा नकवी को कोई कुछ नहीं कहता, वो बेधड़क बोलती है। अब धीरे धीरे लोग इस पे इतना जरूर हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ गेज बोलते हैं इसको, एक फिनोमिनन है, रिवर्सिंग द गेज। आज तक जो भी कुछ होता रहा है, जो भारत का, हिंदुओं का, सनातन धर्म का जो भी परीक्षण होता रहा है, वो पश्चिमी दृष्टि से होता रहा है। अब ऐसा पहली बार हुआ है जबकि भारत जो है वो अपनी दृष्टि से पश्चिम को देख रहा है। जैसे सही मैं बात है। बताऊं, ये जो मेरी पुस्तक भी है, ये इतनी लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें पश्चिम को भारत की दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है। तो ये अब कार्य आरंभ हो गया है, और ये कार्य आरंभ होने में ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन है, इसका एक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है। ये पहला ऐसा अवसर है पूरे मानव मात्र के इतिहास में, ये पहला ऐसा अवसर है जबकि ये आपके जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनसे बलपूर्वक कोई स्थान किसी नॉन एब्राहमिक रिलीजन ने छीना है। बिल्कुल सही बात है। पहला अवसर है। सोमनाथ बलपूर्वक नहीं लिया गया था। नहीं, बाबरी विध्वंस ना होता तो इसमें कुछ भी नहीं होता। वो जो घटना हुई उसी के बाद तो सब कुछ हुआ है, बिल्कुल। वरना चल ही रहा था इतने सालों से। तो सही, बिल्कुल सही बात है, इसका बड़ा मैसेज है। और जैसे वो रितंबरा वगैरह ने भी कहा है कि जो संत समाज जिस जिस मामले में इस तरह से उतरा है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसमें जो इस संतों ने और खुल के जो इस तरह से भाग लिया इसके पूरे आंदोलन में, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। या जी संतों की भागीदारी इस आंदोलन में अभूतपूर्व रही है, बिल्कुल। और अभूतपूर्व रहने के साथ साथ उन्होंने एक प्रकार से समाज में भी एक संदेश दिया, जिसमें सारा का सारा समाज एकजुट हुआ, सारे भेद विभेद बुला के। लेकिन इसका जो दूसरा
जो पॉलिटिकल फॉल आउट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन इनमें आपस में है, उ- उसका पूरे अलायंस की डायनेमिक्स पे क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? जो आरंभ किया था दयानंद, सॉरी, आपके उदयनिधि स्टालिन ने, और जिसको प्रियंका खड़गे ने आगे बढ़ाया, और जिसको इनके उल्टे पुल्टे लोग जो हैं कुछ तो यही कह रहे थे कि साहब हमारे राम तो सिद्धरमैया है, अब सिद्धरमैया को भी राम बना के, ये इनका जो एक, मैं कहूँ कि सनातन विरोधी चेहरा जवाहरलाल नेहरू के समय से जो एक अंदर ही अंदर चला आ रहा था, वो खुले में आ गया है, और इससे पूरे अलायंस को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है, और विशेषकर कांग्रेस को, क्योंकि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उसमें कांग्रेस ही खड़ी हुई है भाजपा के सामने। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि इसमें ममता बनर्जी वगैरह को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वहाँ पे भी कांग्रेस को ही इसका जो है नफ़ा नुकसान अपना तय करना है, कि हमें करना है या नहीं करना है। और जैसे आपने कहा कि इसके डायनामिक्स पे क्या असर पड़ेगा इंडिया अलायंस के, तो बात तो वही है कि सब लोग तो इसमें यही देख रहे हैं कि इस पे कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। उन लोगों को तो स्टैंड लेने में कुछ है ही नहीं। देखिए, ऑलरेडी बाकी ले चुके हैं अपना स्टैंड। अगर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम जब समय मिलेगा हम चले जाएंगे, तो उन्होंने तो एक तरह से टाल ही दिया है, वो जाएंगे नहीं, मना ही कर दिया। मायावती चुप हैं, जो भी और लोग हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमें बुलाया गया, हमें बुलाया नहीं गया है। तो अगर उद्धव ठाकरे को, उन्हें ये भी कहना चाहिए कि अगर बुलाया जाता तो हम जाते, वो तो ये कहें, अगर वो आप इच्छुक ही थे जाने के, ये बात कहनी चाहिए आपको, या अगर हमें बुलाया जाता तो हम जाते, शरद पवार भी कहें। लेकिन कायदे से असली परीक्षा तो इन्हीं की होनी है, कांग्रेस वालों की। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि शायद पता नहीं क्यों इतना समय लगाया जा रहा है, इस पे डिसीजन पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे। और इसमें यह भी समझ में नहीं आ रहा है संजय जी, आप कुछ बताइए कि इसमें देरी करने की क्या वजह है? क्यों 20 या 21 में ही आप ये फैसला लेना चाहते हैं? क्या उसको भी इतना बड़ा हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, या फिर देखिए, आप ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये 14 तारीख की प्लान की गई है कि जिस समय वो चल रहे होंगे, तो राहुल गांधी तो यहाँ होंगे ही नहीं। तो राहुल गांधी का तो मतलब कुछ नहीं है उसमें, ना उन्हें बुलाया गया है। सोनिया गांधी ना राहुल अस्वस्थ गांधी हैं, को बुलाया बीमार गया, हैं। सोनिया गांधी को बुलाया गया। सोनिया गांधी बीमार अब रहती हैं, वो तो जाती ही नहीं है कहीं, बाहर जाती ही नहीं है, घर से सोनिया बाहर नहीं गांधी निकलती हैं। के माध्यम से ये सूत्रों के द्वारा ये लीक करवाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जाएंगी। तो भाई यदि आपको ये लीक ही करवाना है तो आप स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं कर देते कि सोनिया गांधी जाएंगी? बिल्कुल, स्पष्ट मैसेज दे देना चाहिए। और अगर आप इतने बड़े लीडर सब लोग जा रहे हैं, तो देखिए वहां पे भी जो प्रोटोकॉल पे लोग रहेंगे, या वहां पे जो व्यवस्थाएं की जानी है, वो भी तो वहां के लोग भी तो चाह रहे होंगे कि भाई हमें पहले क्लियर हो कौन कौन आ रहा है, उसी हिसाब से इंतजाम किए जाएं। फ्लाइट कहाँ आएगी, रुकने की व्यवस्था क्या करनी है, कहाँ बैठाना है, किसको किस तरह से बैठाना है, वो भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। वैसे इसमें संजय जी एक बात बताइए, अगर सोनिया गांधी तो बीमारी का बहाना बना दें और खड़गे जी को भेज दें, तो कैसा कैसा आइडिया है ये? कैसा लग रहा है आपको अगर ऐसा हो जाए तो? खड़गे जी जो है वो उनके एक प्रकार से, क्या बोले उनको, उनके आपके जो फैमिली है, गांधी परिवार है, उसके तो वो परचम उठाने वाले हैं, उनकी अपनी तो नहीं, कोई। अगर पार्टी यही तय कर ले कि भाई खड़गे जी चले जाएं, तो खड़गे ये जी भी को अनाउंस कर रिप्रेजेंट दो कर, ना, हाँ, देर किस चीज की है? सही बात है, यही अब असली खड़गे बात को है डर कि लगता होगा अनाउंस कि क्यों नहीं मेरा कर। बेटा तो उधर बकवास करता है, मैं कुछ बोलता हूँ। मैं कई बार तो वो ये इम्प्रेशन देते हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं, वो हम्म, नियो बुद्धिस्ट जो है ना, जिसमें कहते हैं हाँ कि हम हाँ रामकृष्ण हाँ को नहीं हाँ, पूजेंगे, और वो जो बिल्कुल कौन बिल्कुल सी वो वही 26 कर्ण मायावती जो की है, तरह। जैसे वो मायावती किया करती थी, आपने याद होगा कि मायावती जो है कभी जब मंदिर में जाती थी तो फूल मालाएं ऐसे फेंकती थी मूर्तियों की तरफ। मैंने देखा है, लाइव देखा है मैंने मायावती को ऐसे करते हुए, कि वो जैसे हम लोग तो पुष्प ऐसे चढ़ाएंगे भगवान को, इस तरीके से मायावती को मैंने देखा है कि वो मालाएं ऐसे फेंक देती थी, यूं मूर्तियों की तरफ, हाँ, तो मतलब वो और दर्शन उसी से करने नहीं निकल जाती जाती। थी, दर्शन देने जाती थी। हाँ जी। मैंने हमारे यहाँ देखा है अधिकतर मायावती को वीआईपी ऐसे जो करते है वो मंदिर दर्शन करने नहीं जाते भगवान के, वो दर्शन देने जाते हैं। देने जाते हैं। हम्म। बिल्कुल सही कहता बात है है। मैं आ गया भाई,
जो भी हो मूर्ति में रहने वाले देख देवता लो भगवान कोई भी मुझे हो, आप। देख लो बिल्कुल मुझको, ओबलाइज हो जाओ। ये भाव रहता है। जी, सही बात है। तो खड़गे जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस लेकिन अगर इसमें मायावती कुछ जो है ना, ये पहले तो करती थी, लेकिन बाद में तो नहीं किया उसने। बाद में तो पिछले 20 साल में तो बहुत संतुलित है इस मामले में वो। नहीं, अब तो संतुलित है, लेकिन मैं आपको बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ। मैंने देखा है ये जब लेट 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब शुरू में जब नई नई थी, काशीराम उस समय जिंदा थे, तब की बात है। मैंने देखा है मायावती को कि वो गई, जैसे वो पुष्प चढ़ाते हैं, मैंने कहा यार ये तो ऐसी फेंक दे रही हैं, वो छोटी छोटी जो मालाएं मालाएं भगवान पे चढ़ाई जाती है, वो ऐसे फेंक के और आगे बढ़ जाती थी मायावती। तो अब ये तो हो गया कांग्रेस का हाल। हम्म। और शिवसेना का आपने बता ही दिया। सबसे समस्या संजय तो राउत। उनकी है। एक बार तो वो हाँ ओन करते थे, जब भाजपा ने भी जो बाबरी का विध्वंस किया था उसको ओन करने से मना कर दिया था, तो शिवसेना में बाल ठाकरे जी ने उसको ओन हाँ, किया था, कहा था कि हाँ हम शिव खुलेआम कहा सैनिकों ने था। गिराई, चलो और देखिए हमने उसका गिराई। उसका उसका लाभ भी मिला संजय जी, उसके बाद से कितनी बार इनके मुख्यमंत्री बने वहां पे, कितना फायदा हुआ। वरना ये बंबई से बाहर कौन पूछता था शिवसेना को। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि हर विधानसभा पे शिवसेना टिकट देती थी। ये 90s से देख रहा हूं मैं, सबको टिकट दिए जाते थे और पैसे दे के लोग टिकट ले आते थे शिवसेना का, और 10-10 हजार रुपए में टिकट मिल जाते थे शिवसेना के, 10-10 हजार रुपए में। तो वो क्यों क्यों खड़े होते थे उस समय, लोग यही कहा करते थे कि ये जो मुलायम सिंह और मायावती हैं, इनसे इन्होंने पैसे ले लिए, ये बीजेपी का वोट काटने के लिए शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैंने खूब देखे हैं खड़े हुए। चेयरमैन के चुनाव होते थे नगर पालिकाओं के, उनमें खड़े होते थे इनके कैंडिडेट। विधानसभा में खूब देखे हैं। शिवसेना की लोकसभा चुनाव लड़ने की तो हैसियत नहीं थी। जी। तो शिवसेना की तो स्थिति विकट ही है। बाकी और दूसरों के, जो खास तौर से अब थोड़ा बात कर लें, जो हमारे जो इस्लामी तबके हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ओवैसी है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, और साथ में उल्टे पुल्टे दो बयान जो है वो छोटे मोटे और भी दे देते हैं, शफीकुर रहमान बर्क जैसे, जिसका जो है वो कोई काउंटर नहीं आता उनकी टॉप लीडरशिप से। तो यही माना जाएगा कि उनके कहने में उनके सहमति है। शफीकुर देखिए रहमान बर्क कुछ कह रहा है और समाजवादी की तरफ से कोई काउंटर नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए अखिलेश यादव की पार्टी का तो संजय जी हिसाब ऐसा है, उनके यहाँ तो कोई कुछ भी कहता रहो, वो उसमें जो है काउंटर किसी का नहीं आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बकवास की है पिछले कुछ दिनों से, उस पर भी कुछ नहीं कहा। एक बार एक मीडिया वाले ने, किसी ने डिंपल यादव से पूछ लिया था, अभी लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, तो उसने कह दिया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो कह चुके हैं पहले ही कि ये उनके निजी विचार है। लेकिन संजय जी, जैसी हमारी वीडियो से पहले बातचीत हो रही थी ओवैसी को लेकर, आपने जो बात राजनीति में निजी क्या होता है। जी, सही बात है। आपकी राजनीति में कुछ आपकी भी निजी पार्ट नहीं होता। आपकी पार्टी के मंच से बोल रहे हैं, तो आपकी पार्टी की ये विचारधारा है, बिल्कुल सही बात है। आपको देखिए, अब आरजेडी वाले क्यों परेशान हैं कि अगर किसी ने ये कह दिया है कि जो मंदिर है वो मानसिक गुलामी का मार्ग है, तो कह दिया, तो मनोज झा और ये सब सफाई क्यों देते फिर रहे हैं। वो इसलिए तो है कि उन्हें पता है कि इसका हमें नुकसान होगा, इस तरह की बयानबाजी का बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप, जैसी हम चर्चा कर रहे थे कि ओवैसी को लेकर, निश्चित रूप से ओवैसी इस समय जो कहते हैं ना कि वो गिद्ध दृष्टि वाला मामला है, ओवैसी जरूर इस समय गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं। और देखिए, जहां पर भी कोई ये राम मंदिर को लेके कांग्रेस या कोई भी अखिलेश या जो भी शिवसेना, एनसीपी, कोई भी कुछ अगर इस तरह का स्टैंड लेंगे और कोई वहां जाएगा या जाने की बात करेगा या बाद में जाएगा, तो असदुद्दीन ओवैसी उसे गिनवाएंगे जरूर। ये तो बात तय मान लीजिए आप। इन्हीं इन्हीं से तो लोग घबरा भी रहे हैं। बाकी अपने साथियों से किसी को डर भय नहीं है कि हमारे साथी क्या कहेंगे। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वामपंथी तो मना कर ही चुके हैं, हम हाँ करें या ना करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला केरल में। उससे तो पता ही है सबको, वहां उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तव में और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से सभी को डर लगता है। बीजेपी को छोड़ के सबको डर लगता है असदुद्दीन ओवैसी से, ये जितने भी लोग हैं। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि वो एंट्री करें उत्तर प्रदेश में, और बाकी स्टेट में भी नहीं चाहते। बंबई में तो काफी प्रभाव बना लिया इन्होंने। मुझे लगता है कि हैदराबाद के बाद ओवैसी का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं है तो बंबई और आसपास के इलाके पे हो गया है। प्रभाव बढ़ता जा रहा है इनका वहां पे। तो सबसे ज्यादा चिंताएं तो एनसीपी और इन लोगों को हैं महाराष्ट्र में।
और उधर तो आपने देखा ही था, 4 विधायक जीत गए थे, 5 बिहार में। वो तो बाद में तेजस्वी ने तोड़े, वो सब पैसे वैसे देकर जिस तरह से भी तोड़े उधर सीमांचल साइड में, क्योंकि सीमांचल साइड में तो ये सारे जीतते हैं सीटें, आरजेडी वाले। और वहीं पे उन्होंने अब इनके वोट तोड़ने शुरू कर दिए, तो ये तो उन्हें पहले से एडजस्ट करने की कोशिश करते। तो खतरा तो सबसे ज्यादा इन लोगों को है कि साहब असदुद्दीन ओवैसी फिर हमें जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को जरूर याद करेंगे, वो पार्लियामेंट में भी बोलेगा और चुनाव प्रचार में भी बोलेगा, सब जगह कहेगा इस बात को कि देखिए तो राम मंदिर के कार्यक्रम में गए थे। उससे सबसे ज्यादा चिंतित हैं लोग। जी हाँ, तो एक तो ये इनका कन्फ्यूजन है, दूसरा ऐसा लगता है कि काउंटर भी चालू है, जैसे आपने देखा ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक इत्यादि जो हुई है, वो भी टूल किट का ही हिस्सा लग रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की वाले से मुझे लगता नहीं इस पे कुछ फर्क पड़ने वाला है संजय जी, कुछ बड़ा नहीं लग रहा है मामला, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। हाँ, लेकिन प्रयास तो है ही ना। हाँ, देखिए इसमें जो मेन कार्यक्रम है उसमें तो वैसे भी लोगों के जाने वाने का कोई इतना ज्यादा मसला है नहीं, और अभी उसे पब्लिक के लिए अभी ओपन किया भी नहीं जा रहा है, उसमें अभी समय लगेगा। और अभी उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जो सिलसिला वहां पे चलेगा वो स्टेट वाइज इन्होंने डे निर्धारित करने का वहां पे फैसला किया है कि हम आगे के समय में 22 तारीख के बाद वहां पे दर्शन के लिए हम स्टेट के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो उसमें भी चाहे तो किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री भी वहां पे जा सकता है, वहां के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर ये भी जा सकते हैं। लेकिन अभी पब्लिक के लिए उसे कितना खोला जाएगा, किस तरह से वहां पे, क्योंकि अभी वहां ट्रांसपोर्ट की इतना वो भी नहीं है, अभी एयरपोर्ट अभी शुरू ही हुआ है, वो भी ज्यादा नहीं चला है, और अभी ट्रेन भी अभी 2-3 शुरू की हैं। और अयोध्या ऐसा कोई खास मेन रूट पे पड़ता भी नहीं है, वहां पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं, भी नहीं, नहीं, डायरेक्ट नहीं है। रूट तो फर्स्ट क्लास है, पूरी 4 लेन रोड है, लखनऊ से नहीं, रोड तो 120 सही है, किलोमीटर ही लेकिन है, वहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं ट्रेन है। ट्रेन वाले मेन रूट पे नहीं आता है ये थोड़ी हटके निकलती है लाइन इसकी, अयोध्या की। वैसे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो मेन रूट था सबसे पुराना वो तो यही था, लेकिन बाद में जो रूट सुल्तानपुर वाला बना है, वो सुल्तानपुर वाला चूंकि सबसे छोटा हाँ, रूट मेन था, वही हो गया जो आगे तक जब तो बंगाल बिहार की सुल्तानपुर वाले सारी गाड़ियां। रूट पे सबसे पहले डबल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था, हाँ, क्योंकि वो सबसे छोटा पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो कालांतर में जो सारी फास्ट ट्रेन्स थी वो वो उसी से उधर से निकलने निकलने लगी। लगी। हाँ। और अयोध्या का रूट था दूसरा, प्रतापगढ़ होके, जो बनारस के 3 रूट हैं वहाँ से, एक प्रतापगढ़ हम्म, होके, सुल्तानपुर होके, और ये आपके फैजाबाद जो था, जो अयोध्या कैंट हो गया है, ये अयोध्या। होके। तो इसमें प्रतापगढ़ और अयोध्या कैंट वाले रूट जो थे वो दोनों निगलेक्टेड थे, अब जो है उन पे काम हो रहा है। वो भी प्रतापगढ़ वाला निगलेक्टेड रूट भी इसलिए था कि वो लगभग, प्लानिंग थी नहीं, उनके रडार में था नहीं वो कभी भी अयोध्या को का डेवलपमेंट करना। रायबरेली प्रतापगढ़ वाला रूट भी अब डबल लाइन हो गई है प्रतापगढ़ तक, लखनऊ से। अब प्रतापगढ़ जगह ही बाकी बचा है, इधर भी अभी अभी अ, अयोध्या का जिक्र चला संजय जी, एक किस्सा आपको सुनाता हूं, बड़ा दिलचस्प, आपके जयपुर से जुड़ा हुआ है। जी। मैं जब उस दिन जयपुर से आपके यहाँ से लौटा मैं, तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा फ्लाइट में डिले था, तो मैं इंतजार कर रहा था वहां लॉन्च में बैठा हुआ। तो वहां पे एक पति पत्नी आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप हर्ष जी हैं? मैंने कहा हाँ, कि हम आपके वीडियो देखते हैं, बहुत बढ़िया, आप जयपुर डायलॉग पे भी आते हैं। मैंने कहा भाई उन्हीं के यहीं से आया हूँ कल उन्हीं के यहाँ शूट किया था। तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे वीडियोस होते हैं आपके और हम बड़ा देखते हैं, संजय जी को भी हम सुनते हैं। तो वो अयोध्या के बारे में ही बताने लगे। मैंने कहा कि भाई आप वो अयोध्या के रहने वाले थे, और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का वो होता है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला डिपार्टमेंट, एक तो सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है। हाँ, स्टेट तो आर्कियोलॉजी होता है। हाँ, तो स्टेट में थे और रिटायर हो गए हैं, के सिंह उनका नाम था। तो बाकायदा वो सेल्फी वेल्फी भी खींच के ले गए। उन्होंने कहा है कि साहब अयोध्या को तो कोई पूछता नहीं था पहले, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने से रामपथ बन रहा है, वो जो मेन बनाया जा रहा है मंदिर तक जाने का रास्ता। तो कहते हैं कि आज स्थिति ये है अयोध्या में कि हमारे पास आते हैं लोग घरों में और ये कहते हैं कि आप अपना घर हमें दे दो और हम तोड़ के आपको 4 फ्लोर का वो बना के यहाँ पे दे देंगे। बिल्डर खुद घरों के बाहर खड़े हुए हैं, होटलियर के हमें साहब जमीन दे दो, आप ये मकान हमें दे दो, अपना ये स्पेस बड़ी प्राइम लोकेशन है, आप कहीं बाहर जाके, मतलब इस तरह की ऑफर वहां लोगों को मिल रही है। वहां तो संजय जी बिल्कुल क्रांति हो गई है एकदम से, अद्भुत है। होटल इस समय 1000 कोई नहीं एकड़ मिल की रहा है। टाउनशिप बन रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और और जो टाउनशिप बन रही है वो उस तरह से बनाई जा रही है जैसे ये इधर यशोभूमि इधर द्वारका साइड में बना रहे हैं, जो उसकी तरह की बहुत बड़ी टाउनशिप बनाई जा रही है जहाँ पे ये एम्बेसी वगैरह बननी है दिल्ली में, उस तरह की और प्लान कर रही है वो। मैं बता सकता हूँ, मेरे बचपन का थोड़ा समय बीता है। अ, अच्छा। जो फैजाबाद है, हम्म। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आज भी है। जिले का नाम बदला है, शहर का हम्म। नाम नहीं बदला है। हाँ सही द- बात है। जिला फैजाबाद था, तो फैजाबाद जिले का अब नाम बदल के अयोध्या जिले अयोध्या का कर दिया। हेडक्वार्टर फैजाबाद में है। और अयोध्या जिले का हेडक्वार्टर फैजाबाद में है, लेकिन जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट अयोध्या कर दिया। अयोध्या अयोध्या कैंट कर दिया। लेकिन फैजाबाद अभी भी फैजाबाद है। उसके लिए हम्म। मैंने बहुत पहले सजेशन दिया था, और जयपुर डायलॉग्स में भी चलाया था कि भाई इसका पुराना नाम साकेत है, इसको बदल के साकेत तो करो। हम्म। फैजाबाद का पुराना नाम साकेत है, वहाँ पे जितने भी अधिकतर कॉलेजेस वॉलेजेस सबका नाम साकेत साकेत के करके है। अच्छा। अ, साकेत महाविद्यालय वहाँ सब है वहाँ। तो खैर, हम्म। तो एक वर्ष हम थे वहाँ पे, तो अक्सर जाया करते थे इधर आपके हम्म। अयोध्या में। तो हर महीने एक विजिट हो ही जाता था। तो उस समय हम्म। फैजाबाद से अयोध्या के बीच में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई बियाबान। एक एक शहर से दूसरे कस्बे में जा रहे हैं। अयोध्या छोटा कस्बा था, हाँ अयोध्या तो कस्बा वो था। पूरा ऐसा लगता था कि भाई अलग जगह जा रहे हैं। हम्म। आज जब आप जाएंगे, अभी फिर मैं गया था अभी कुछ दिनों पहले, हम्म। 2-3 वर्ष पहले, तो वो एक रस हो गया है। आप हम्म। पता नहीं लगा आबादी सकते बढ़ कि गई है, बाहर तक कॉलोनी वगैरह आप कट गई है वहां पे। हाँ, वो पूरा सब एक सूत्र में आ गया है। हम्म। अभी जो अयोध्या हवाई अड्डा है, वो भी फैजाबाद में ही है। हम्म। और आज भी जो ये वंदे भारत जो चलाई है, ये इन्होंने फैजाबाद तक ही चलाई है। अयोध्या कैंट मतलब जो इसका हम्म। रेगुलर रन है, वो हम्म। अयोध्या कैंट तक इसलिए है कि बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो वही है तो कैंट से वो सवारी उठाती हुई पीछे से आएगी ऐसे। ना। हम्म। देखिए, इधर से लखनऊ से आप जाएंगे तो अयोध्या कैंट पहले हाँ। पड़ता अच्छा है, कैंट अयोध्या पहले बाद पड़ में पड़ता जाएगा। अच्छा अयोध्या बाद में जाएगी। अयोध्या फिर उसके बाद में पड़ता है। अच्छा, अयोध्या तो पहले खाली स्टेशन हुआ करता था, एक जंक्शन भी नहीं था। बाद में फिर उधर से एक और दूसरी रेलवे लाइन सरजू पार करके मनकापुर तक जो जाती है, मनकापुर नवाबगंज, उसमें मिला दी गई। तो फिर वो एक ऑल्टरनेटिव रूट हो गया, तब वो अयोध्या जंक्शन बना। तो ये सारा का सारा जो है वो जाता फैजाबाद तक ही है। तो इसलिए मेरा तो ये भी अनुरोध है जो सुन रहे हो कि भाई फैजाबाद का नाम भी बदलिए। उसका हम्म। पुराना नाम साकेत है, पौराणिक नाम साकेत है, उसको भी साकेत कर दीजिए, तो कम से कम हमें ये दुविधा ना हो। बार बार फैजाबाद आ जाता है मुंह पे। हाँ कि हम नहीं, वैसे भी हम अयोध्या जा रहे हैं या फैजाबाद जा रहे हैं, हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है बार बार। अब वो स्टेशन का नाम बदलने से कुछ अब नहीं वो होता। लखनऊ में फैजाबाद रोड है, सबके मुंह पे फैजाबाद रोड ही चढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उसका आधिकारिक नाम अब बदल के अयोध्या रोड कर दिया गया है, लेकिन हाँ पब्लिक तो पुराने फैजाबाद नाम रोड ही आसानी से बोलती है। बदलते नहीं है। हाँ देखिए लखनऊ के मुझे लगता है कि शायद ये रेलवे स्टेशन का भी कुछ और नाम कर दिया था, चार बाग कहते थे पहले, तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको। नहीं, इसका तो मुझे वो तो लखनऊ ही बोलते थे उसको, लखनऊ जंक्शन। और नहीं, वहां के लोग जो है रहने वहाँ वाले तो के चार बाग स्टेशन ही बोलते हैं उसको, कि चार बाग स्टेशन पे उतरना है। देखिए, दोनों चार बाग हैं, वो हम्म। 2 स्टेशन हैं। एक नॉर्दर्न रेलवे का है, जो बड़ी लाइन जिसको बोलते थे, और एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, जो पहले छोटी लाइन होता था, अब सब बड़ी लाइन हो गया। अब उसका टेक्निकल नाम है, एक लखनऊ जंक्शन है, LKO, और हम्म। दूसरा लखनऊ जंक्शन है LJN। एक NER है, एक NR है दोनों चार बाग, लोकेलिटी चार बाग है। बिल्कुल सही। तो ये एक और भी इसका जो दूसरा जो पहलू है, वो उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रभाव हो रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ पर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, तो उनकी वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी हो चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी एक कनेक्शन अयोध्या को दे रहे हैं वो, एक कनेक्शन गोरखपुर को दे रहे हैं। तो ये जो पूरा जो बना है, तो वो
एक प्रकार से कहीं जो जाने आने में कोई दिक्कत पूर्वी है नहीं उत्तर संजय। प्रदेश बिल्कुल एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए संजय जी, माइंड सेट होता है सब कुछ। अब आप देखिए 370 2019 में हटा दी अमित शाह ने, लेकिन वहां पे काम कुछ नहीं हुआ एज सच, जैसे लोग सोच रहे थे कि वहां लोग जाएंगे, जमीनें खरीदने लगेंगे, फ्लैट खरीदने लगेंगे, बिल्डिंग बनने लगेगी, लेकिन 4 साल से नहीं हुआ। संजय जी, सबके मन में डाउट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी याचिकाएं और सब लगी हुई थी, सबको इस चीज को लेकर डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ये चीजें खत्म हो जाएंगी या रिवर्स हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल सही तरीके से हटाया गया, कोई संवैधानिक वो पेचीदा नहीं है, तो अब आप देखिएगा, अब उसका असर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अभी भी राम मुश्किल मंदिर का इसलिए था। हो रहा है ना कि वहाँ पे भी वो आतंकवाद का साया अभी भी है, हाँ क्योंकि वो है, वो है। वैली में उसको सपोर्ट है वहाँ की। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ और अंडरग्राउंड सपोर्ट अभी भी और काफ़ी आप है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद कई बड़ी घटनाएं हुई हैं बुश वगैरह की, वहां पे बड़ी बड़ी घटनाएं कई घटनाएं हो गई हैं। तो ये उसका एक, मेरा मानना है कि ये उसका एक निगेटिव वहाँ वो का भी जो है। सिक्योरिटी इश्यू है, वो उसको थोड़ा-सा प्रिवेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जी। तो कोई इश्यू नहीं है ना, तो हाँ नहीं, यहाँ लेकिन मैं तो कह रहा हूँ इश्यू संजय लॉ एंड जी, ऑर्डर था। देखिए, पूर्वी उत्तर लॉ एंड प्रदेश ऑर्डर जो था, था एक और अब यहाँ राम मंदिर लॉलेस बन रहा एरिया है। हुआ करता था। और अब राम मंदिर बन रहा है, अब किसी को भी वहां किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कितने होटल खोल लीजिए, रिसोर्ट बना लीजिए, सब हाउसफुल चलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का वहां सिस्टम बनाया जा रहा है, वहां वो उसी तरह से होगा जैसे आजकल काशी में खूब लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं या वैष्णो देवी जाते थे, उसी तरह से मुझे लगता है कि अब अयोध्या में जबरदस्त फ्लो आने वाला है टूरिज्म का, तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो होगा। बिल्कुल। तो आइए आज का चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, और भगवान राम जो है सभी को सद्बुद्धि दे, कि जिसके जो कहते हैं ना कि भाई जिस पर भगवान राम की कृपा नहीं है, वो जो है उसकी स्थिति खराब ही होगी। क्योंकि जाकर विधि दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरि लेहि। कर ले। तो जिसकी जो है बुद्धि भगवान ने हर ली है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। और तो चलते चलते संजय जी, ये तो बता दीजिए कि आपने वो जो उसका नारंगी का मुरब्बा बनाया है राहुल गांधी ने, उसका अच्छा, स्वाद आपने चखा है कि नहीं? आपको भिजवाया अब उन्होंने? उसको वो ऑक्शन तो करेंगे। अच्छा। मेरे ख्याल बहुत से सारे जो वो जैन बड़े-बड़े, के बहुत सारे उन्होंने काफी जार में उसे पैक किया था। वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो उनका फंड रेज़िंग का वो है मेथड। अब उसको वो हाँ। जो है वो किसी बड़े ऑक्शन हाउस के थ्रू ऑक्शन करेंगे, और वो ऑक्शन होगा मिलियंस ऑफ डॉलर में, और हम्म। उससे जो है वो अपनी पार्टी हो चलाएँगे। सकता है कि वैसे भी राहुल आपको पता गांधी। है पार्टी को उनको चंदे लेने पड़ रहे हैं, तो चंदे लेने से हाँ। तो अच्छा है कि ये इस प्रकार के कुछ वो ऑक्शन वगैरह कर ले। और हो सकता है कि इसकी आड़ में कुछ वहां सुखविंदर सुक्खू जो है कुछ नया प्रोडक्शन को शुरू करा दें इन सब चीजों का, कि वहां पे सेव का जाम बना लें, गांधी जी के नाम, गांधी के नाम पे या सोनिया के नाम पे कोई एक ब्रांड लॉन्च कर दें वहां से। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ज़मीन तो वहाँ खरीद ही ली है प्रियंका ने। प्रियंका ने घर बना हाँ, लिया है मनाली में, बहुत घर बढ़िया। बना लिया कंगना अपना। रनौत से बड़ा घर है उसका, बताते हैं। तो ठीक है, तो फिर अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी जी जी। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।